जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट फरवरी 2026 के लिए पेपर 2 में। यदि आपने एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज से हम लोग एसएसटी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर के 8 तक के किताबों के ऊपर आधारित प्रश्न होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न उन्हीं के इर्द गिर्द से लिए गए प्रश्न हैं, जिसमें हम विस्तार पूर्वक इसका विस्तृत व्याख्यात्मक हल भी देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो एनसीईआरटी के प्रत्येक चैप्टर से जो वीडियो बना है उसको यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए। वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैसे ही उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आइए पहले प्रश्न से आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि संगम कविताओं में वर्णित मुंवेदार शब्द का अर्थ क्या है। ये आपके एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है, तो ध्यान से समझिए और बताइए जो संगम कविताओं में वर्णित मुंवेदार है उस शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, जो संगम कविताओं में वर्णित मुवेदार है, उसमें मुवेदार शब्द का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है तीन मुखिया, यानी चोल, चेर और पांड्य। तीन मुखियाओं का जो समूह है चोल, चेर और पांड्य, उसी को मुवेदार कहा गया है। विकल्प बी सही है आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, संगम साहित्य जो लगभग 2300 वर्ष पूर्व में मुवेदार शब्द का प्रयोग मिलता है, किसमें? संगम साहित्य में। संगम साहित्य में मुवेदार शब्द का प्रयोग मिलता है, जो कब लिखा गया? लगभग 2300 वर्ष पहले। यह एक तमिल शब्द है। यह किस प्रकार का शब्द है? तमिल शब्द है और तमिल भाषा में ही लिखा गया है। देखिए, जहाँ सभी कवियों का सम्मेलन हो उसे ही संगम साहित्य कहा जाता है, और उस सम्मेलन में जो लिखा गया वो संगम साहित्य है। सभी कवियों का जो सम्मेलन हो संगम है, और उसमें जो कुछ भी लिखा गया वो संगम साहित्य है, जो तमिल में लिखा गया है। और उसमें मुवेदार शब्द का मतलब होता है तीन मुखियाओं का समूह, ठीक है ना। तीन मुखिया उसका मतलब हुआ। यह शब्द दक्षिण भारत के तीन महत्वपूर्ण राजवंशों के लिए प्रयोग किया गया है, चोल, चेर और पांड्य। इन शासकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, मुवेदार का मतलब हुआ तीन मुखिया, यानी चोल, चेर और पांड्य वंश, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शूद्र ग्रह के बारे में सही है? ध्यान से समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षुद्र ग्रह के बारे में सही है? कथन है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े हैं। कथन बी है, ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कथन सी है कि वैज्ञानिकों के अनुसार एक ग्रहों के ही भाग हैं जो बहुत पहले टूट गए थे। और डी है, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी कथन सही हैं, या ए बी सी में से कोई सही है तो आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही कथन है वो विकल्प डी है। कौन सा है? विकल्प डी। देखिए, आप भी कमेंट करके प्रश्नों का उत्तर बताते रहिए, जिससे क्या होगा, आपको हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा। देखिए, क्षुद्र ग्रह जो असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच एक पट्टी में पाए जाते हैं। एक पट्टी है, किसके किसके बीच? तो मंगल के और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें ग्रहों के अवशेष माना जाता है। इन्हें ग्रहों का ही क्या माना जाता है? अवशेष माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल यानी 0 आवर का क्या अर्थ है? बताइए। चार विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, संसद का पहला घंटा जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है, या वह समय जब केवल सरकारी प्रस्ताव पारित होते हैं उन्हें 0 आवर कहते हैं, या फिर संसद के सत्र का अंतिम घंटा 0 आवर होता है। किसे शून्यकाल कहा जाता है? बताइए। देखिए, प्रश्नकाल के तुरंत का बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, 0 आवर कहते हैं। तो विकल्प ए सही हो जाता है आपका। शून्यकाल का मतलब हुआ प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल होता है। देखिए, प्रश्नकाल
जो सुबह के 11 बजे तक समाप्त होने के बाद जो दोपहर 12 बजे का समय होता है, उसे ही शून्यकाल कहा जाता है। इसमें सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के प्रश्न उठा सकते हैं। यह भारतीय संसदीय नवाचार है। यानी शून्यकाल होता है 11 बजे के बाद 12 बजे का जो समय होता है, वो शून्यकाल होता है, और इस दौरान कोई भी सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी लोक महत्व के प्रश्नों को उठा सकता है। तो ये बात समझिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विज्ञापनों पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विज्ञापन विषय पे चर्चा करते हुए एक शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। विज्ञापनों द्वारा बनाए गए लैंगिक रूढ़िवाद का विश्लेषण करना, या फिर कथन दूसरा है कि छात्रों को केवल उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना। कथन तीसरा कह रहा है कि विज्ञापनों की ब्रांड वैल्यू को याद करना। एक शिक्षक होने के नाते यदि आप विज्ञापन पे चर्चा कर रहे हैं क्लास में, तो किस बात पे आप विशेष ध्यान देंगे? सही कथन का चयन करिए। 4 विकल्प आपके सामने है। चलिए बताइए। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी कथन ए बिल्कुल सही है। विज्ञापनों द्वारा बनाए गए लैंगिक रूढ़िवाद का विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। एक शिक्षक होने के नाते देखिए, विज्ञापन अक्सर समाज में मौजूद जेंडर स्टीरियोटाइप, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, जैसे वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन में केवल महिला को दिखाना, ठीक है ना, एक किसको बढ़ावा देता है? जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देता है। शिक्षक का कार्य छात्रों को इन संदेशों के पीछे, ठीक है ना, इन संदेशों के पीछे छुपे हुए अर्थ को, जो अर्थ छिपे हैं, उनको समझाने के लिए तैयार करना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? यानी वॉशिंग पाउडर का जो विज्ञापन है, उसमें सिर्फ महिला को ही दिखाना क्या संकेत दे रहा है, इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता का प्रचार करना था? बताइए। तो देखिए, सत्य शोधक समाज की अगर हम बात करें, तो इसकी स्थापना ज्योतिराव फूले के द्वारा किया जाता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जो एक सामाजिक समानता का प्रचार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, 1873 में ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज क्या है? सत्य की खोज करने वाला एक समाज है। इसकी स्थापना होती है 1873 में। कब मेरे भाई? 1873 में। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। और इसका महत्वपूर्ण थीम क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी पुस्तक गुलामगिरी लिखी। क्या लिखी मेरे भाई? गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखा गया है। ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में की। बात आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें मैं इस स्क्रीन पे नहीं लिख पाता हूँ, इसलिए कुछ बातें टाइप करके लाता हूँ और कुछ मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो उससे भी आपको याद रखना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए। वायुमंडल की जो परत है, जैसे आप सभी जानते हैं कि वायु की परत हैं, जैसे प्याज के छिलके हैं ना, परत दर परत होते हैं, वैसे ही वायुमंडल में वायु की गैस से, वायु की परतों से हम भी ढके हुए हैं चारों तरफ से। जैसे क्रम से क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। तो अब आपसे सवाल कर रहा है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे सही कौन सा मंडल होता है मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प बी आपका ठीक हो जाता है। यानी समताप मंडल जो है, वो हवाई जहाज की सभी क्रियाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और इसी समताप मंडल में मेरे भाई ओजोन परत पाया जाता है। ये भी बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है, जो हमें सूर्य की हानिकारक गैसें, परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है ना।
समताप मंडल बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, जिससे यहाँ दृश्यता स्पष्ट होती है और हवा का प्रभाव स्थिर रहता है, जो विमानों के लिए सबसे सही होता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिए कि जनहित याचिका, ठीक है ना, क्या मेरे भाई, जनहित याचिका यानी पीआईएल की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? बताइए, जनहित जो याचिका है यानी पीआईएल है, इसकी शुरुआत किस उद्देश्य के लिए की गई थी? न्यायिक सक्रियता को कम करने के लिए, या फिर न्याय तक पहुंच को सरल बनाने और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, या फिर वकीलों की आय बढ़ाने के लिए, या फिर केवल राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए? सही विकल्प आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। जब आप चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका विकल्प बी ठीक होगा, यानी न्याय तक पहुंच को सरल बनाने और गरीबों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ही जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, यानी पीआईएल की शुरुआत की गई थी। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, बात है 1980 के समय में। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल की व्यवस्था की ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था उन लोगों की ओर से याचिका दायर कर सके जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और जो स्वयं न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी पीआईएल दाखिल कर सकता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था। इसकी शुरुआत 1980 में होती है। कब होती है मेरे भाई? 1980 में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास पढ़ाते समय प्राथमिक स्रोतों के उपयोग का लाभ क्या है? इतिहास पढ़ाते समय जो प्राइमरी सोर्स हैं उसके उपयोग का लाभ क्या है? चार विकल्प आपके सामने है। यह छात्रों में ऐतिहासिक जांच और तर्क कौशल विकसित करता है, यह पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने में मदद करता है, यह छात्रों को तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहित करता है, या यह केवल उच्च स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। चार विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करिए। देखिए, इन सभी विकल्पों में सबसे जो ठीक विकल्प है वो विकल्प ए ठीक हो जाता है आपका, यानी प्राथमिक स्रोतों का उपयोग यह छात्रों में ऐतिहासिक जांच और तर्क कौशल विकसित करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, डायरी, सिक्के या शिलालेख या प्रत्यक्षदर्शी खाते प्राथमिक स्रोत हैं, ठीक है ना। चाहे डायरी हुआ, चाहे सिक्के हुए, या कोई शिलालेख हुआ, या प्रत्यक्षदर्शी कोई हुआ, इस तरह ये सभी क्या है? प्राथमिक स्रोत हैं। उनका उपयोग करने से छात्र स्वयं एक इतिहासकार की तरह सोचना सीखते हैं और साक्ष्यों का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है तारीख से संबंधित, तारीख या फिर तवारीख, ठीक है ना, के बारे में कौन सा कथन गलत है? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, आपको गलत कथन बताना है, सही नहीं बताना है। तो गलत कथन आपको बताना है। बताइए, चार विकल्प आपके सामने है, कौन सा तारीख या तवारीख के बारे में गलत है? कह रहा है पहला कि ये दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में फारसी भाषा में लिखे गए थे। विकल्प बी कह रहा है कि इनके लेखक शहरों यानी दिल्ली में रहते थे। विकल्प सी कह रहा है लेखक अक्सर सुल्तानों को न्याय चक्र या जन्म सिद्ध अधिकार पर सलाह देते थे। विकल्प डी कह रहा है आम जनता द्वारा अपने रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखे गए थे। बताइए, तारीख या तवारीख के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए मेरे भाई, इसमें सभी कथन सही हैं, लेकिन विकल्प डी जो है ना वो गलत है। अब चूंकि गलत कथन ही पूछा है तो इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाता है। यानी ये बात बिल्कुल गलत है कि ये आम जनता द्वारा अपने रोजमर्रा के जिंदगी के बारे में लिखा गया था। देखिए मेरे भाई, तवारीख के लेखक शिक्षित व्यक्ति यानी सचिव, कवि या दरबारी हुआ करते थे जो राजा के करीब रहते थे और वे आम जनता की स्थिति के बारे में बहुत कम लिखते थे। उनका मुख्य उद्देश्य होता था कि राजा की प्रशंसा कर इनाम पाया जाए। बात समझ में आ रहा है? तो तारीख या तवारीख वकील, सचिव या दरबारी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, कह रहा है उत्तर अयनांत के दौरान 21 जून को, कब मेरे भाई? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है? आपको बताना है। चार विकल्प आपके सामने है। कह रहा है कि उत्तरी अयनांत के दौरान 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति बनती है? सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है,
या फिर सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, या फिर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, या फिर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ए होगा, यानी उत्तर अयनांत के दौरान 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की ओर झुका होता है और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। और ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सेंसरशिप के बारे में कि सेंसरशिप का अर्थ क्या होता है। चार विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करिए जो सबसे सही है। देखिए मेरे भाई, विकल्प ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्यों? सेंसरशिप का मतलब होता है सरकार द्वारा किसी समाचार या फिल्म के कुछ हिस्सों को सार्वजनिक करने से रोकना ही सेंसरशिप कहलाता है। यानी पूरी फिल्म बन रही है, उस पूरे फिल्म में किसी सीन से अगर हमको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है तो उस सीन को कटवा सकता है, हटा सकता है, ठीक है ना। या फिर अगर आपने नहीं ऐसा किया तो फिल्म पास नहीं होगा, यानी पब्लिक नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी सीन को, डायलॉग को, गाने को हटाना, काटना, यही सेंसरशिप होता है। बात क्लियर हो रहा है मेरे भाई? देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानचित्र पर पैमाना क्या दर्शाता है? बताइए, मानचित्र पर पैमाना क्या दर्शाता है? तो ध्यान रखिएगा, मानचित्र पर पैमाना दर्शाता है स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात मानचित्र पर पैमाना कहलाता है। ये सभी आपके एनसीईआरटी की किताबों से ही प्रश्न लिए गए हैं। अभी आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके आपको बताना भी है। सिर्फ टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे। टाइम पास अगर आपको करना हो तो प्लीज़ मत देखिए, आप जाइए कुछ और करिए, टाइम पास मत करिए यहाँ, ठीक है ना। ईमानदारी से पढ़ना है तभी पढ़िएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति से कह रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यानी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी जानते होंगे, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान के अंतिम मसौदे को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न है, पवन चक्की किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? बताना है आपको कि पवन चक्की जो होता है वो किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय, या फिर नवीकरणीय, या जीवाश्म ईंधन, या प्रदूषक स्रोत, आपको बताना है। चार विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी होगा, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है पवन चक्की। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए पवन ऊर्जा कम कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा है। ये आप जानते होंगे, जो पवन ऊर्जा है इसका प्रयोग ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है। यह कभी समाप्त न होने वाली ऊर्जा है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसलिए सही विकल्प हमारा बी हो जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो मेरे भाई अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, एक विविधतापूर्ण सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? आप क्लास टीचर हैं, आपके क्लास में विविधतापूर्ण माहौल है, एक विविधतापूर्ण कक्षा है आपकी, तो आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में क्या सुनिश्चित करना चाहिए आपको, बताइए। केवल बहुसंख्यक समुदाय के अनुभवों को साझा करना चाहिए, सभी छात्रों के सांस्कृतिक अनुभवों को सम्मान देना है, या फिर पाठ्य पुस्तक के बाहर कुछ न पढ़ाना है, या कमजोर छात्रों को अलग कक्षा में बिठाना है। एक शिक्षक होने के नाते एक विविधतापूर्ण सामाजिक विज्ञान कक्षा में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, बताइए। चार विकल्प आपके सामने है, चारों विकल्प में से एक विकल्प का चयन करिए।
देखिए, जब आप इस विकल्पों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसमें कि इसका विकल्प बी सही होगा। क्यों? क्योंकि सभी छात्रों के सांस्कृतिक अनुभवों का सम्मान देना और उनको शामिल करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? एक विविधतापूर्ण अगर कक्षा है जहाँ अलग-अलग भाषा के, अलग-अलग धर्म के बच्चे हैं, तो उनके सभी बच्चों के छात्रों सभी जितने छात्र हैं, उन सभी छात्रों के सांस्कृतिक अनुभवों का सम्मान देना चाहिए और उन्हें उस कक्षा में शामिल भी करना चाहिए उनके अनुभव को। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए, देखिए समावेशी कक्षा वह कक्षा है जहाँ हर बच्चा चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी तरह की क्षमता का हो, यानी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, हर बच्चे को स्वयं को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस कराएं एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि विशिष्ट द्वैत विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। चार विकल्प है: शंकराचार्य, रामानुज, वासवन्ना और कबीर। देखिए, जब आप सभी विकल्पों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका विकल्प बी सही होगा, यानी रामानुज। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक होते हैं रामानुजाचार्य और उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ये बात रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत सिद्धांत से है। ठीक है ना? देखिए, 11वीं सदी में तमिलनाडु में जन्मे रामानुज ने विशिष्ट द्वैत का उपदेश दिया। उनके अनुसार भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। वहीं शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत मेरे भाई? अद्वैतवाद का। यानी अद्वैतवाद में कहा उन्होंने कि आत्मा और परमात्मा एक है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है स्थानांतरित कृषि के संबंध में और आपको बताना है कि स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। चलिए बताइए, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? तो ध्यान दीजिएगा, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। यानी किस नाम से हम जानते हैं? मिल्पा के नाम से जानते हैं। किस नाम से मेरे भाई? मिल्पा के नाम से, इसलिए विकल्प बी सही हो जाता है हमारा। ध्यान रखिएगा। देखिए, इस कृषि में होता क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनको काट कर जला दिया जाता है। ठीक है ना? और जला करके फिर उसमें खेती की जाती है। इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। किस खेती के नाम से मेरे भाई? झूम खेती के नाम से। जो स्थानांतरित कृषि है उसे ही उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि के नाम से जानते हैं और मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से और ब्राजील में इसे रोका के नाम से जानते हैं। वहीं मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर झूम कृषि से संबंधित मिलान वाले भी प्रश्न आ जाएं तो ध्यान रखिएगा, मलेशिया में लदांग, ब्राजील में रोका, मैक्सिको में मिल्पा और उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि के नाम से इसे जानते हैं। कोई दिक्कत समझ आ रहा है आपको? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। पहला कथन कह रहा है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। दूसरा कह रहा है कथन कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। अब आपके सामने चार विकल्प है। विकल्प ए कह रहा है कि केवल ए सही है। विकल्प दूसरा कह रहा है केवल बी सही है। विकल्प तीसरा कह रहा है ए और बी सही है। विकल्प चौथा कह रहा है कि ये दोनों गलत है। अब आपको बताना है कि कौन से विकल्प इसमें सही होते हैं। तो मेरे भाई, आप देखेंगे कि ये दोनों बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए आपके पहला और दूसरा दोनों कथन सही हो जाता है। तो आपके विकल्प तीसरा एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? देखिए, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा जो होता है वो संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। ठीक है ना? अच्छा, राज्यसभा संसद को अस्थाई संसद भी कहते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है अनिश्चित है, मतलब अस्थाई है।
इसका कार्यकाल अस्थायी होता है, लेकिन इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। यानी राज्यसभा कभी भंग न होने वाली सभा है, वो कभी राज्यसभा भंग नहीं होता है, ठीक है ना। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है मेरे भाई, वो 6 वर्ष के लिए होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बदल जाते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें मेरे भाई। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक विज्ञान में जो पोर्टफोलियो है वो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या छात्रों के काम के नमूनों को समय के साथ इकट्ठा करना और उनकी प्रगति का आकलन करना होता है, या फिर विकल्प बी कह रहा है कि छात्रों को ग्रेड और अंक देना, और विकल्प सी कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, और विकल्प डी कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराना ही पोर्टफोलियो है। अब आपको सही विकल्प बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा, बताइए। देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, विकल्प एक होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि छात्र के काम के नमूनों को समय के साथ इकट्ठा करना और उनकी प्रगति का आकलन करना ही पोर्टफोलियो है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, पोर्टफोलियो छात्र के सर्वश्रेष्ठ कार्यों का एक संग्रह होता है, जो यह दर्शाता है कि छात्र ने पूरे वर्ष के दौरान क्या और कैसे सीखा। और ठीक है ना, यह सतत और व्यापक मूल्यांकन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पोर्टफोलियो होता है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन का यानी सीसीई का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि 1829 में, कब मेरे भाई, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में किस भारतीय समाज सुधारक ने मुख्य भूमिका निभाई, बताइए। 1829 में जो सती प्रथा थी उसको प्रतिबंधित करने में किस भारतीय समाज सुधारक ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यहाँ दे रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प बताइए कौन सा विकल्प होगा। देखिए, इसको कई बार आपको कराया गया है तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही हो जाता है। यानी राजा राम मोहन राय जो है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाए थे, ठीक है ना। देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड लॉर्ड विलियम वेटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया, और उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में मुख्य भूमिका राजा राम मोहन राय ने निभाई थी, और लॉर्ड विलियम वेटिक के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो किस प्रकार की महासागरीय धारा है। ठंडी धारा है, गर्म धारा है, स्थिर धारा है, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, बताइए। देखिए, जब बात करेंगे गल्फ स्ट्रीम की तो मेरे भाई इसका जो सही विकल्प होगा तो विकल्प बी होगा। यानी यह एक गर्म धारा है। किस प्रकार की धारा है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। ध्यान रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है और उत्तर की ओर बहती है। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली एक गर्म धारा है। बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 क्या सुनिश्चित करता है। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में क्या वर्णित है, क्या उसका कार्य है, बताइए। चलिए आप विकल्प पे चलिए, और 4 विकल्प आपके सामने हैं। कह रहा है कि
विकल्प ए कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, वह इसका निषेध करता है। दूसरा विकल्प है कि अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 15। तीसरा विकल्प कह रहा है कि उपाधियों का अंत करता है। चौथा विकल्प कह रहा है बोलने की स्वतंत्रता देता है। अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 क्या अधिकार देता है, क्या बताइए। देखिए, भारत का संविधान जो है और उसमें अनुच्छेद जो 15 है वो ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, वह इसका निषेध करता है। बात क्लियर हो रहा है। देखिए, अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी नागरिक के साथ उनकी पहचान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 क्या करता है कि छुआछूत को रोकता है और अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग के स्थान पर भेदभाव करने से रोकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है कि जांच आधारित अधिगम यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होता है उसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक टीचर की क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। केवल व्याख्यान देना टीचर की भूमिका होती है जांच आधारित अधिगम में, या छात्रों को प्रश्न पूछने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना, ये एक शिक्षक का दायित्व होता है, या फिर उत्तरों को ब्लैक बोर्ड पर लिखना, या फिर छात्रों को शांत रहने के लिए कहना। बताइए एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। देखिए, जांच आधारित अधिगम में एक शिक्षक की भूमिका हमेशा छात्रों को प्रेरित करने की होती है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाता है। यानी छात्रों को प्रश्न पूछने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना ही एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, इस विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहता है, यानी खोज करता रहता है। ठीक है ना। इस विधि में हमेशा छात्र क्या रहता है, खोज करता रहता है, और शिक्षक हमेशा एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। किसमें बताइए, जांच आधारित अधिगम में। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने बाजार नीति, ध्यान से समझिए, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। बताना है आपको कि किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की थी। आपके सामने 4 विकल्प है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पॉलिसी लागू की थी। ठीक है ना। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प सी सही हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की कीमतें तय की और व्यापारियों के लिए सख्त नियम बनाए ताकि कम कीमत पर विशाल सेना का रख रखाव किया जा सके। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, बताइए। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प ए होगा, यानी प्रॉपर्टी जो है, क्रस्ट जो है, वो पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी सबसे ऊपरी है और सबसे पतली परत है। महाद्वीपों पर इसकी मोटाई लगभग 35 किमी और समुद्र तल पर केवल 5 किमी होती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आपके एनसीईआरटी क्लास 6 से ये प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन था, संविधान संशोधन, उसके द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई। अब आपको ये बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने परसेंट का आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी सही होगा, यानी 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए, यानी 1/3 हिस्सा जो है
महिलाओं के आरक्षण के लिए कहा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में। देखिए 1992 की बात है। 1992 के 73वें संशोधन ने ग्रामीण यानी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें यानी 1/3 लगभग, ठीक है ना, 33% आरक्षण का प्रावधान रखा। हालांकि अब कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है कि यदि एक पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है कि महिलाएं केवल खाना बना रही हैं और पुरुष वैज्ञानिक हैं, तो यह किसका उदाहरण है? बात समझिए कि एक चैप्टर में इस बात को दर्शाया गया है कि महिलाएं केवल खाना बना रही हैं और पुरुष वैज्ञानिक हैं, तो यह किसका उदाहरण है? लिंग संवेदनशीलता का, लिंग समानता का, लिंग रूढ़िवादिता का या लिंग सशक्तिकरण का? तो देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी लिंग रूढ़िवादिता का ये उदाहरण है जिसमें पुरुष को वैज्ञानिक और महिला को खाना बनाने वाला दिखाया गया हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है आपको? देखिए होता क्या है, जब हम किसी समूह को यह एक तय छवि में बांध देते हैं, जब किसी भी समूह को एक तय छवि में बांध देते हैं तो उसे रूढ़िवादिता कहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य इन छवियों को तोड़ना होना चाहिए, ठीक है ना। यानी बात कहे कि सिर्फ महिलाएं ये करती हैं या सिर्फ पुरुष ये करते हैं, तो ये लिंग रूढ़िवादिता है और इसको कभी भी सही नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बताइए। देखिए ध्यान से समझिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया जाता है, तो विकल्प सी सही है आपका। ध्यान रखिए, बाल गंगाधर तिलक एक गरम दल के नेता थे और उन्होंने केसरी नामक अखबार का प्रतिपादन किया, संपादन किया। और केसरी नामक जो अखबार था वो मराठी भाषा में था, मराठा अखबार अखबार था और उसी अखबार के माध्यम से जनता को राष्ट्रवाद की भावना हमेशा देते थे और उन्होंने ही ये नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है कि केसरी का संबंध किससे है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है प्रश्न कि केसरी का संबंध किससे है, तो मेरे भाई बाल गंगाधर तिलक से है केसरी का संबंध। केसरी एक अखबार है जो मराठी भाषा में छपा करता था, ये आपके महाराष्ट्र से छपा करता था, मुंबई से छपा करता था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात होती है और वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं वह क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो कि ये कितना है, मतलब असीमित नहीं है, सीमित है, और वर्तमान में हम उसका यूज कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? बताइए। चार विकल्प आपके सामने है: संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, भंडार संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका जो सही विकल्प होगा ना वो होगा, उसे एक्चुअल संसाधन कहते हैं। वास्तविक संसाधन विकल्प बी सही हो जाता है आपका। वे संसाधन जैसे जर्मनी के रूहर क्षेत्र का कोयला, एग्जाम्पल के लिए जर्मनी के रूहर क्षेत्र का कोयला या महाराष्ट्र में काली मिट्टी, संभावित वे होते हैं जिनका उपयोग भविष्य में तकनीकी विकास के बाद किया जा सके, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। लेकिन वास्तविक संसाधन क्या है? जिसके बारे में हमें जानकारी है और जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, वो है वास्तविक संसाधन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यानी घरेलू हिंसा को कंट्रोल करने के लिए, घरेलू हिंसा के संरक्षण के लिए महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही हो जाता है, यानी 2005 में। कब होता है? 2005 में लागू हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है, ध्यान रखिए, पूछ रहा है अरिका मेडू नामक प्राचीन पत्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है
ठीक है ना, कि अरिका मेडू के बारे में 2024 में आपके एग्जाम में एसएसटी के पेपर में पूछा था। तो कह रहा है, कथन है कि यह वर्तमान पुडुचेरी में स्थित है। यहाँ से इम्फोरा जैसे रोमन बर्तन मिले हैं। यह केवल बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था। तो आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी ए और दो कथन ही सही है, तीसरा कथन गलत है। यानी यह वर्तमान में पुडुचेरी में स्थित है और यहाँ से इम्पोरा में जैसे रोमन बर्तन मिले थे। ध्यान रखिएगा, अरिका मेडू जो है, ठीक है ना, अरिकामेडु एक प्राचीन पत्तन का नाम है जो वर्तमान के पुडुचेरी में है और यहाँ से इम्फोरा जैसे रोमन साम्राज्य के बर्तन मिले हैं जिसमें चमकदार नक्काशी की गई है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, अरिकामेडु एक तटीय बस्ती थी जहां जहाजों से सामान उतारा जाता था। यहाँ से रोमन प्रभाव वाले बर्तन और ईंटों का बना एक ढांचा मिला है जो उसमें बताया गया है कि जिसमें गोदाम रखा होगा और यह व्यापार का केंद्र था, न कि केवल मठ। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है शंकुधारी वन के बारे में और कह रहा है, बताइएगा कि शंकुधारी वन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बताइए सत्य कथन। कह रहा है कि शंकुधारी वन में इन्हें टेंगा भी कहा जाता है, टेंगा वन भी कहा जाता है। इन वनों के वृक्षों का उपयोग अखबारी कागज और माचिस बनाने में होता है। यहाँ चीड़, देवदार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। या ये सभी कथन सही हैं। कह रहा है शंकुधारी वन के बारे में सत्य कथन बताइए। तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि शंकुधारी वन को टेंगा वन भी कहा जाता है और इसमें अखबार और कागज और माचिस बनाने के लिए इन वनों का उपयोग किया जाता है। और ये भी बात ठीक है कि यहाँ चीड़, देवदार जैसे पेड़ पाए जाते हैं। तो हम सभी कथन हमारे सही होते हैं। तो विकल्प डी सही हो जाता है, यानी उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। ठीक है ना। देखिए, ये वन हमेशा उत्तरी गोलार्ध, कहाँ, ये वन हमेशा उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में यानी 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री में पाए जाते हैं और इनकी लकड़ी नरम और सदाबहार होती है जो लुगदी यानी पल्प बनाने के लिए उपयोग की जाती है। पल्प का प्रयोग हमेशा कागज बनाने के लिए होता है, बात ध्यान रखिएगा। पल्प मिल का प्रयोग किसके लिए होता है? कागज बनाने के लिए होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य विधानसभा में विधेयक कानून कैसे बनता है। राज्य विधानसभा में विधेयक जो होता है यानी जो बिल होता है वो कानून कैसे बनता है, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, राज्यसभा में जो विधेयक है, जो विधेयक होता है बिल, वो कानून बनता है राज्यपाल की सहमति के बाद। ठीक है ना। मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद नहीं, केवल विधानसभा में पारित हो जाने से नहीं बनता है, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नहीं बनता है, राज्यपाल के सहमति के बाद ही वो बिल कानून बनता है। ये किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए सदन द्वारा पारित होने के बाद जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, उनके हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले। तो अगला प्रश्न कह रहा है, बताइए अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय आगमनात्मक विधि का सही क्रम क्या है। जो आगमनात्मक विधि है उसका सही क्रम क्या होना चाहिए। तो देखिए, 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प बताइए। ए है कि नियम, फिर उदाहरण, फिर अभ्यास। बी कह रहा है कि उदाहरण, फिर अवलोकन, फिर सामान्यीकरण यानी नियम बनाना। सी कह रहा है कि याद करना, फिर परीक्षण करना, फिर निष्कर्ष निकालना। और डी कह रहा है कि पाठ पढ़ना, प्रश्नोत्तर करना, फिर रटना। देखिए, ये जो रटने वाली और याद करने वाली बातें हैं ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगी। अब 2 विकल्प आपके सामने हैं, दोनों में से सही विकल्प बताइए। रटना याद करना ये किसी भी शिक्षण विधि का सही क्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको उसे देखते ही काट देना है। बाकी 2 विकल्प है, उसी में सही कथन चुनिए, इसी में से 2 कोई सही होगा। तो देखिए मेरे भाई, सही कथन जो है आगमनात्मक विधि का वो है विकल्प बी, यानी पहले उदाहरण, फिर अवलोकन, फिर उसका सामान्यीकरण यानी नियम बनाना। ये बिल्कुल क्रम सही है। देखिए, होता क्या है
ये आपकी आगमनात्मक विधि में इसमें सबसे पहले इस विधि में पहले विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है ना? फिर छात्र उनमें समानता देखता है और अंत में नियम यानी कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं। यह बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। यह जो विधि है, आगमनात्मक विधि जो है वो बाल केंद्रित है, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा से संबंधित और कह रहा है कि 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से क्या वाहन किया था? 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से क्या वाहन किया था, आपको बताना है। देखिए, बिरसा मुंडा ने कहा था कि अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने और सत्य के युग यानी सतयुग को वापस लाने का आह्वान किया था, इसलिए विकल्प बी सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा ने मुंडा राज की कल्पना की थी, जहां आदिवासी शोषण मुक्त होकर रहे और उन्होंने बाहरी लोगों जैसे दीकू और औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, कह रहा है काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? बताइए, काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो देखिए, पेट्रोलियम और उसके उत्पाद को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम इससे बनने वाले उत्पादों जैसे डीजल, पेट्रोल और प्लास्टिक का मूल्य बहुत अधिक होने के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के बारे में और कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है? बताइए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है? मेरे भाई विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी जीवन का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21, यानी स्वस्थ भोजन, स्वस्थ पानी, ठीक है ना? और स्वास्थ्य, यही जो है अनुच्छेद 21 कहता है कि हर एक नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि उसे स्वस्थ भोजन मिले, स्वस्थ जल मिले और स्वस्थ हवा मिले, स्वस्थ जीवन मिले, ठीक है ना? जीवन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मानजनक जीवन यानी प्रदूषण मुक्त पानी, हवा का अधिकार भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को एक शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण कब शुरू करना चाहिए? एक शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण कब शुरू करना चाहिए, बताइए। जब पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, जब निदानात्मक परीक्षण के बाद छात्रों की कमियों को जानने पर, या फिर केवल परीक्षा से एक दिन पहले, या केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए? तो देखिए, क्वेश्चन के विकल्पों को एलिमिनेट करना भी आप सीखिए। आपको मैंने बताया था, जहां रटने वाली बात आ जाए, ही शब्द आ जाए, केवल शब्द आ जाए, ऐसे विकल्पों को बिल्कुल काट दीजिए, क्योंकि ये विकल्प कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। आप देखिएगा, केवल परीक्षा से एक दिन पहले ये विकल्प हो ही नहीं सकता सही। केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ये भी विकल्प सही नहीं हो सकता। क्या जब आप एक टीचर बन जाएंगे तो केवल परीक्षा के लिए पढ़ाएंगे, केवल प्रतिभाशाली छात्रों को ही पढ़ाएंगे? तो दोनों विकल्प गलत हो जाते हैं। अब दो विकल्प आपके सामने है, जब पाठ्यक्रम पूरा हो जाए तब उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, या फिर निदानात्मक परीक्षण के बाद छात्रों की कमियों को जानने पर करना चाहिए। देखिए मेरे भाई, विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी उपचारात्मक शिक्षण हमेशा निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो निदानात्मक परीक्षण के बाद छात्रों के कमियों को जानने के बाद किया जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहले कमियों की पहचान की जाती है, पहले कमियों की क्या जाती की जाती है, पहचान की जाती है, फिर उन्हें दूर करने के लिए विशेष शिक्षण दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किसके द्वारा वसूले जाते थे? चौथ और सरदेशमुखी नामक टैक्स किसके द्वारा वसूले जाते थे? चार विकल्प आपके सामने है, चारों विकल्प में से सही विकल्प बताइए। क्या मुगलों के द्वारा, मराठों के द्वारा, सिखों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा? तो देखिए मेरे भाई, ये जो दोनों टैक्स है ना, यह मराठों के द्वारा वसूले जाते थे। किसके द्वारा? मराठों के द्वारा। शिवाजी महाराज और बाद में
पेशवाओं ने पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले चौथ यानी उपज का 25% और सरदेशमुखी यानी 9 से 10% का कर वसूला जाता था। क्यों? क्योंकि पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के लिए। तो ये मराठों के द्वारा वसूले जाते थे, तो विकल्प आपके मराठा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बृहद ज्वार कब आते हैं? दो तरह के समुद्र में लहरें उठती हैं, एक ज्वार और एक भाटा। ठीक है ना? तो अब ये कह रहा है कि बृहद ज्वार कब आते हैं। आपको बताना है कि बृहद ज्वार कब आते हैं। बताइए, बृहद ज्वार कब आते हैं? तो देखिए मेरे भाई, आप सभी जानते हैं कि बृहद ज्वार कब आते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तभी बृहद ज्वार आता है। तो विकल्प आपका बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलकर काम करती है, जिससे समुद्र का जल सबसे ऊंचा उठता है, उसे ही बृहद ज्वार कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि संसद में किसी विशेष मुद्दे या विधेयक की गहन जांच के लिए कौन सी समिति बनाई जाती है? संसद में किसी भी विशेष मुद्दे या विधेयक की गहन जांच के लिए कौन सी समिति बनाई जाती है? बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा, विकल्प ए सही होगा, यानी प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी बनाई जाती है जो संसद में किसी भी विधेयक का या किसी भी मुद्दे पे गहन जांच कर सके। ध्यान रखिएगा, जब संसद को लगता है कि किसी बिल पर तकनीकी चर्चा की जरूरत है, तो उसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर रूढ़ चिन्ह क्या होते हैं? बताइए, मानचित्र पर रूढ़ चिन्ह क्या होते हैं? तो देखिए, मानचित्र पर जो रूढ़ चिन्ह होते हैं, वो वे चिन्ह होते हैं जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ठीक है ना? उसे हम रूढ़ चिन्ह कहते हैं मानचित्र पर। जैसे नीले रंग का उपयोग पानी के लिए और भूरे रंग का उपयोग पहाड़ों के। अच्छा, ये देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके मानचित्र से संबंधित कि पठारों के लिए किस रंग का प्रयोग होता है, एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। 2024 के एसएसटी में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ भी समझ लीजिए, जैसे नीले रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है मेरे भाई? पानी के लिए। और भूरे रंग का प्रयोग मानचित्र में किसके लिए होता है? पहाड़ों के लिए। ठीक है ना? ताकि कोई भी मानचित्र देखे तो समझ सके कि किस रंग का प्रयोग किसके लिए होता है। तो वैसे ही जो आपके रूढ़ चिन्ह होते हैं, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहमति के लिए। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न है कि स्त्री पुरुष की तुलना नामक पुस्तक, स्त्री पुरुष की तुलना नामक पुस्तक जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी, किसने लिखी? बताइए। देखिए मेरे भाई, उसको ताराबाई शिंदे ने लिखी। किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने। ध्यान रखिएगा, पुणे की ताराबाई शिंदे ने 1882 में एक पुस्तक लिखी थी, जिसे पितृसत्तात्मक समाज पर एक कड़ा प्रहार किया था और जिसमें महिलाओं की भूमिका दिखाई थी। ठीक है ना? अगला प्रश्न है पिरामिड से संबंधित और कह रहा है कि जनसंख्या का पिरामिड क्या दर्शाता है? जनसंख्या का पिरामिड क्या दर्शाता है? देश में पहाड़ों की संख्या, एक देश की आयु, लिंग संरचना, देश का क्षेत्रफल या साक्षरता दर? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी एक देश की आयु, लिंग संरचना को जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। यह एक ग्राफ दिखाता है कि विभिन्न आयु वर्गों में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, जिससे उस देश की कार्यशील जनसंख्या का पता चलता है। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। कथन और कारण वाले प्रश्न है। प्रश्न में कथन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। कारण है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी जो राष्ट्रपति होता है, वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। तो आपको बताना है, चार विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से सही विकल्प का चयन करिए। देखिए मेरे भाई, विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी ए और आर दोनों बात सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी
भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है यानी जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है खानकाहा के संदर्भ में। कह रहा है कि खानकाहा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो खानकाह के बारे में कह रहा है कि चार विकल्प हैं कि कौन से कथन सही हैं। वह स्थान जहां सूफी संत अक्सर चर्चाएं करते थे और रहते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था, या फिर यहाँ केवल संगीत और नृत्य का आयोजन होता था, या यह मुगल सम्राटों का विश्राम का गृह होता था, या यहाँ केवल युद्ध की रणनीति बनाई जाती थी। तो मेरे भाई खानकाह उसको कहते हैं जहां पर सूफी संत अक्सर चर्चाएं करते थे, उन्हें ही खानकाह कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो अगला प्रश्न है हिमनद के संदर्भ में, और कह रहा है आपसे कि हिमनद द्वारा निर्मित होने वाली भू आकृति कौन सी है। बताइए, हिमनद द्वारा निर्मित होने वाली भू आकृति कौन सी है मेरे भाई। तो देखिए चार विकल्प आपके सामने है, लेकिन जो सही विकल्प है विकल्प बी हो जाएगा, यानी यू आकार की जो घाटी होती है वो हिमनद भूमि द्वारा निर्मित होती है। हिमनद द्वारा निर्मित होने वाली जो भू आकृति है वो यू आकार की घाटी होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, जब हिमनद पहाड़ों से नीचे उतरते हैं तो वे गहरी और चौड़ी घाटियों का निर्माण करते हैं जिसका आकार यू जैसा होता है। छत्रक सेल रेगिस्तान में पवन द्वारा बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो छत्रक सेल होते हैं वो रेगिस्तान में हवाओं के द्वारा बनते हैं, और जो यू जैसे आकार वाले घाटी होते हैं वो हिमनद के पहाड़ों से उतरने से बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को क्या निर्देश देता है। बताइए, चार विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको बताना है कि जो भारत का संविधान है उसका जो अनुच्छेद है 39A वो राज्य को क्या निर्देश देता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वह राज्यों के नागरिकों को समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 39A, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा हमारा। ध्यान रखिएगा, देखिए समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीबी के कारण कोई नागरिक न्याय पाने से वंचित न रह जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। बताइए, चार विकल्प है आपके सामने, क्या सुनिश्चित करना चाहिए एक शिक्षक को। तो देखिए मेरे भाई, इसके लिए विकल्प बी सही हो जाता है, यानी कि प्रत्येक छात्र की भागीदारी सुनिश्चित हो और वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए ग्रुप वर्क में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन नगरों के निचले शहर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। चार विकल्प आपके सामने है। कह रहा है कि यह शहर का पश्चिमी भाग था जो ऊंचा बना था। यह शहर का पूर्वी भाग था जहां आम जनता रहती थी। यहाँ केवल राजाओं के महल थे। यहाँ इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। तो चारों में से निचले शहर के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी यह शहर का पूर्वी भाग था जहां जहां आम जनता रहती थी, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, यह शहर का पूर्वी भाग था जहां आम जनता रहती थी, उसे निचला शहर कहा जाता था। हड़प्पा नगर दो हिस्सों में बटे थे, ठीक है ना। हड़प्पा नगर दो हिस्सों में बटे थे। पश्चिमी भाग जो ऊंचा और छोटा जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था, और पूर्वी भाग जो बड़ा और नीचा जिसे निचला शहर कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भूतापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बताइए, भूत तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। चार विकल्प हैं आपके सामने, सूर्य की गर्मी, पृथ्वी के अंदर की गर्मी, कोयले का दहन और गिरता हुआ पानी। देखिए, इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा विकल्प बी, यानी पृथ्वी के अंदर की गर्मी भूतापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तापमान क्या होता है, बढ़ता है, और इस उष्मा का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। भारत में मणिकरण, हिमाचल और पूगा घाटी यानी लद्दाख इसके उदाहरण है।
ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है कि विज्ञापन का ब्रांड बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का ब्रांड बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका देखेंगे तो विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी उत्पाद को अन्य समान उत्पादकों से अलग पहचान देना ही ब्रांडिंग बनाने का प्राथमिक उद्देश्य होता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो अगला प्रश्न है, इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि क्या होगी? युद्धों की तिथियों को याद करवाना, छात्रों से स्थानीय शिल्पकारों या किसानों के जीवन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करवाना, या पाठ्य पुस्तक के सारांश को लिखवाना, या मानचित्र पर साम्राज्यों की सीमाएं दिखाना। तो ध्यान रखिए, इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। अगर इस अवधारणा को आप समझा रहे हैं तो विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी छात्रों से स्थानीय शिल्पकारों या किसानों के जीवन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करवाना। यह अवधारणा सबसे बेस्ट हो जाती है ये समझाने के लिए कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चले। तो अगला प्रश्न है, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, जो मुगल साम्राज्य का एक शक्तिशाली हिस्सा था? बताना है आपको कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, जो उस समय मुगल साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा हुआ करता था। तो ध्यान से समझिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा, यानी निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने क्या किया था, हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। आसफ जहां ने 1724 ईस्वी में 1724 में आसफ जहां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। वह मुगलों का एक शक्तिशाली मनसबदार था, जिसने केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होने पर अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाई। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, लवणता का क्या अर्थ है और यह सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? लवणता का अर्थ क्या है और ये सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, चार विकल्प आपके सामने हैं। तो चारों विकल्प में से जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, विकल्प बी होगा, यानी 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा ही लवणता कहलाती है। और ये सबसे ज्यादा मृत सागर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ है? मृत सागर में, डेड सी में। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। देखिए, महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति हजार है। इज़राइल के मृत सागर की लवणता इतनी अधिक है, ठीक है ना, कि वहां तैरना आसान है, क्योंकि सघनता अधिक है, यानी वहां कोई डूबता नहीं है, इसीलिए इसका नाम डेड सी है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्यों बनाया गया? बताइए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्यों बनाया गया? क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनके काम का उचित वेतन मिले और उनका शोषण न हो। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, मौखिक इतिहास संकलित करने के लिए शिक्षक को छात्रों को क्या निर्देश देना चाहिए? मौखिक इतिहास संकलित करने के लिए शिक्षक को छात्रों को क्या निर्देश देना चाहिए? देखिए, इसके लिए विकल्प बी सही हो जाता है, यानी घर के बुजुर्गों या स्वतंत्रता सेनानियों के साक्षात्कार लेने के लिए कहना चाहिए, उनके इंटरव्यू लेने के लिए कहना चाहिए, उनसे बातचीत करने के लिए कहना चाहिए। ये मौखिक इतिहास संकलित करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि कैलिको शब्द का उद्भव किस शहर से हुआ, जो भारतीय सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो यह विकल्प बी सही हो जाता है, यानी कालीकट से। कोझिकोड जो है वह आपका सही विकल्प है। ठीक है ना। चलिए देखिए, जब पुर्तगाली सबसे पहले कालीकट आए तो वहां से सूती कपड़ा वापस यूरोप ले गए। इसे वे कैलिको कहने लगे और बाद में सभी सूती कपड़ों को कैलिको कहा जाने लगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चले। तो अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है किस क्षेत्र में पाई जाती हैं और इसकी क्या विशेषता है? भूमध्य सागरीय वनस्पति, देखिए, विकल्प बी सही हो जाता है, यानी यह शुष्क ग्रीष्म और हल्की वर्षा वाली सर्दियों वाली क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ खट्टे फलों यानी स्ट्रीस की खेती होती है। आपको ध्यान रखना है। भूमध्य सागरीय वनस्पति की विशेषता होती है कि यह शुष्क ग्रीष्म और हल्की वर्षा वाली सर्दियों वाली क्षेत्र में पाए जाते हैं और यहाँ खट्टे फल यानी स्ट्रीस फल की खेती होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इन्हें विश्व का
फलोद्यान कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हें विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। संतरा, अंजीर और अंगूर जैसे फलों के लिए यह प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र यूरोप, अफ्रीका और एशिया के उन हिस्सों में है जो भूमध्य सागर के पास है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। कथन कारण वाले प्रश्न है। कथन है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका और कार्यपालिका का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, उन्हें हटाना बहुत कठिन है। तो देखिए विकल्प ए सही है, यानी ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अच्छा, उनको हटाने के लिए न्याय निष्पक्ष नहीं हो पाता। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। यदि सरकार न्यायाधीशों को आसानी से हटा सकती तो न्याय निष्पक्ष नहीं हो पाता। अतः इनकी नियुक्ति और हटाना यानी हटाना महाभियोग की प्रक्रिया कठिन रखी गई है। ठीक है ना। तो ये रहे आपके कुल प्रश्न जो मॉक टेस्ट का पहला हिस्सा था। ये सभी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का मिक्सर है और वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।